Hi everyone, welcome back to my channel once again all of you. I'm Sangati and I am back with another video in a new topic of class 10th, that is heredity and evolution. I hope all of you are doing so great. Alright, so let's take out your notebook all of you and let's start today's session without any further delay. Okay, alright. So लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में वी डिस्कस्ड अबाउट द रिप्रोडक्शन है ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस सो बेसिकली एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ठीक है तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन living organisms are producing new individuals of the same species right so we have discussed about this in our last session so तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है अपने ही जो ऑर्गेनिजम्स है दे आर प्रोड्यूसिंग द न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज जैसे कि लायन के बच्चे लायन होंगे कब है ना शीप के बच्चे जो है लैम्ब है गोट के उनके बेबीज होते हैं लाइक एवरी इन एवरी स्पीशीज यू कैन सी दैट ऑल ऑफ देम आर रिप्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स और जो कि बिल्कुल अपने ही जैसे दिखते हैं ठीक है ऐसा नहीं होता है कि गाय का बच्चा कोई डॉगी हो रहा है गाय का बच्चा हमेशा गाय ही होता है करेक्ट तो ये हम लोगों ने देखा था तो अब ये होता कैसे है थोड़ा इसको डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे अब हम ठीक है इसको हम थोड़ा डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे तो अब देखो सो बेसिकली दिस इज ह्यूमन बीइंग्स राइट हमारे ह्यूमन बीइंग्स वी आर मेड अप ऑफ सेल्स right cells are the building block of our life right so inside the cells there are so many cell organelles cytoplasm all of these things are there तो इसमें से देखो मैं मार्क करूंगी ये है हमारा न्यूक्लियस है ना सेल्स के अंदर which is the प्रिंसिपल ऑफ द सेल यू कैन से ब्रेन ऑफ द सेल ठीक है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है वाई इट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल इसके अंदर होता है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज ठीक है तो दैट इज द आवर डीएनए तो बेसिकली डीएनए इज वेरी वेरी लॉन्ग स्ट्रक्चर्स लाइक इट इज 2.2 मीटर लॉन्ग होता है अब इतना बड़ा साइज का डीएनए इतने छोटे से सेल के अंदर कैसे फिट आएगा कैसे फिट आएगा ऐसे तो नहीं फिट आ सकता तो वो होता है सुपर डुपर कॉइल स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में जैसे कि आप यू कैन सी इन द डायग्राम सो दिस इज द क्रोमोसोम ऑलराइट सो ये क्या है दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम ये जो स्ट्रक्चर है क्या बोलते हैं इसको chromosomes all right so there are so many chromosomes like we have human being have 23 pairs of chromosomes okay now ये वाला बीच वाला जो है this is the centromere and here is the this arm is called as the chromatid ओके ये जो आर्म है इसको क्रोमैटिड बोलते हैं ना इसी को अगर हम इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को इफ यू वांट टू अनवाइंड इट तो ये क्या होता है हमको अनवाइंड करके क्या मिलेगा ये है कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स ऑलराइट सो बेसिकली द क्रोमोसोम्स में क्या होता है क्रोमोसोम्स में होता है पूरा डीएनए हमारा एंड देयर आर सम हिस्टोन प्रोटीन्स जो बेसिकली 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं ओके तो इट्स लाइक यू नो पर्ल नेकलेस लाइक स्ट्रक्चर जैसे पर्ल का नेकलेस होता है ना तो उसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है यू कैन सी हिस्टोन प्रोटीन्स आर ऐसे जैसे नेकलेस में पर्ल्स होते हैं वैसे एम्बेडेड होते हैं ठीक है ना इसको अगर हमने और अनवाइंड कर दिया तो वी गेट द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ठीक है इसको और अनवाइंड करेंगे तो डीएनए में होते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है ठीक है ये नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होंगे यहाँ पे ठीक है एडेनाइन गुआनाइन साइटोसाइन थाइमिन ये सब होता है ठीक है नाउ दिस इज द डीएनए एंड यही तो है जो कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है इसलिए हमारे फीचर्स क्या होते हैं सेम सेम होते हैं ठीक है अब ये पास ऑन कैसे होगा मतलब जो कि पेरेंट है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैसे जाएगा ये सो लेट्स सी दिस सो बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपीइंग मैकेनिज्म ओके नाउ व्हाट इज दिस थिंग so DNA in the chromosomes in the nucleus is the information source of making the proteins and different proteins leads to different body designs ठीक है तो DNA में basically DNA में एक और चीज होती है which is the gene ठीक है जो functional segment होता है ये जो छोटा सा ये देख सकते हो this ठीक है ये क्या है ये these are called as the
Genes. Genes are the functional segment of the DNA. Now, DNA is responsible for the transfer of characters from parents to offsprings और जब during the process of reproduction यही जो DNA है ये कॉपी बनाता है अपना ठीक है there are so many copies are formed. Okay, cells are dividing. When the cells are dividing, DNA is also making the copies which are similar but not identical to each other. क्यों identical नहीं होता? Because there are some errors in the DNA. We can call it as a error also, or we can call it as a like mixture of the two DNA. Like especially in the sexual reproduction, both the DNAs are mixing together, so it is forming a new combination of the DNA. ठीक है? Error बोलना गलत रहेगा. It is a new combination of the two types of DNA. ठीक है तो यही जो DNA है it is passing from one generation to another generation. This process of by which all the features of the organisms are passed from one to another generation that is called as the heredity. ठीक है जो features है जैसे कि हमारे जो eyes के color है ठीक है hair का जो structure होता है किसी के curly hair होते हैं किसी के straight hair होते हैं silky straight hair होते हैं and all of the other characteristics also like the complexion fair complexion or dusky complexion ठीक है so ये जितने भी characteristic features है ये जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता है that is called as heredity. I hope it is clear to all of you. Now ये जीन की हम बात कर रहे थे so basically genes are the functional unit of the heredity or you can say that as the functional unit of DNA also. तो पास क्या होता है क्या चीज पास हो रही है जीन्स ही तो पास हो रहे हैं डीएनए में क्या है जीन्स ही तो है thousands of genes are there in the DNA right and हर एक जीन्स दे आर कोडिंग फॉर वन प्रोटीन ये क्या करते हैं ये कोड करते हैं दे आर कोडिंग फॉर अ प्रोटीन ठीक है प्रोटीन खाने वाला प्रोटीन नहीं okay so so they are coding for a protein and all of these proteins ये basically they are defining the characteristic features in the living organisms तो हमारे जितने भी characteristic features है जो आप बाहर से देख सकते हो सिर्फ बाहर वाले नहीं अंदर वाले भी like हमारे बॉडी में क्या हॉर्मोन्स होंगे क्या एंजाइम्स होंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैसी होगी हमारी बॉडी के क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में लाइक एवरी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आल्सो ठीक है ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बाहर से कैसे दिखते हैं वो ठीक है सो एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द जीन ओके नाउ अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है लाइक वी डू नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक आवर पेरेंट्स वी आर गेटिंग द genes from our parents, right? But we do not look exactly. So basically, during this process of DNA copying mechanism, because we are getting the DNA from our father and our mother also, so these are combining together and it is forming a new combination. Okay, so that's why it is not identical to original. Okay, now this this is called as variation this tendency of changing some small little changes in the DNA during the reproduction is called as variation ठीक है now अब वेरिएशन में क्वेश्चन और आ सकता है कि वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है ओके या एंड क्या वेरिएशन इंपॉर्टेंट है और do all the variations are very good for us right so let's see this so variations now ये जो डीएनए में चेंजेस हो रहे हैं दिस इज नॉट लाइक ऐसा किसी ने डिसाइड नहीं किया होगा कि यही वाले चेंजेस हो गए है ना ये तो हो जाता है ओके व्हेन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन वो चेंजेस दीज आर ऑटोमेटिकली सो देयर कुड बी सम वेरिएशन which are not good okay like not good for the individual and there could be some variation which are good for the individual okay तो variation जरूरी नहीं है कि हमेशा अच्छा ही हो this could be bad also this could be good also ठीक है तो अब ये कैसे होता है let's see this ठीक है तो let's see suppose जैसे कि there are some bacterias which you know that they can survive in a harsh extreme condition also है ना harsh conditions में भी survive कर सकते हैं जैसे कि for example thermoacidophilus okay वो बिल्कुल hot temperature में they can survive the bacterias तो
उनमें कुछ ऐसे वेरिएशंस आए हैं जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पा रहे हैं, दे कैन अडेप्ट टू दैट इन्वायरमेंटल कंडीशन, है ना? सो दैट इज अ गुड वेरिएशन फॉर देम। ओके, बट कभी अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ऐसा वेरिएशन आ जाए, ऐसे चेंजेस आ जाए उनके डीएनए में, किसी भी फैक्टर से चेंजेस आ सकते हैं, ऑटोमेटिक भी आ सकता है, या फिर जैसे सर्टेन यूवी रेडिएशन के एक्सपोजर से कुछ चेंजेस आ जाए, सो ऐसा भी हो सकता है। तो और वो इंडिविजुअल वो इस एनवायरनमेंट में सरवाइव ना कर पाए, तो क्या वो वेरिएशन सही होगा? नहीं होगा, राइट? दैट वेरिएशन विल नॉट बी अ गुड फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द वेरिएशन। नाउ यही वेरिएशन अगर हर एक जनरेशन में कंटिन्यू होता रहे, एवरी जनरेशन इज हैविंग सम वेरिएशंस। ऐसा नहीं कि इस जनरेशन में हो गया वेरिएशन तो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं होगा। यू कैन, इन केस ऑफ ह्यूमन आल्सो वी कैन सी आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो दादा दादी, ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, या फिर उनके पेरेंट्स, अगर हम उनसे कम खुद को कंपेयर करेंगे तो देयर आर ड्रास्टिक चेंजेस वी कैन सी। ड्रास्टिक मीन्स ऐसा नहीं कि बहुत हम बिल्कुल ही अलग स्पीशीज हो गए, बट यस स्टिल देयर आर सम चेंजेस। तो ये जो वेरिएशन कंटिन्यू होता रहता है फ्रॉम वन generation to the next generation, so over a long period of time, it leads to the evolution of the new species. Okay, बहुत साल बाद, ऐसा नहीं कि ये एकदम से हो जाएगा, कि 10-20 साल भी नहीं, ओवर अ thousands of years of time it leads to the evolution. ओके, एंड जब न्यू स्पीशीज बन जाएगा, हम उसको बोलते हैं स्पेसिएशन। ओके, तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ स्पीशीज ओवर देयर, है ना? जैसे रैबिट है, ये मंकी है ना? देयर आर सो ब्यूटीफुल स्पीशीज, लाइक हम अपने आसपास देख सकते हैं कितने सारे इंसेक्ट्स है, बटरफ्लाईज है ना? फिशेस है, देयर आर बर्ड्स है, एनिमल्स है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो अब ये एक दिन में नहीं बने, इनको बनने में कितना टाइम लगा होगा, जस्ट इमेजिन दैट। ओके, so this leads to the evolution. So evolution क्या होता है? It is the change in the heritable characteristics of the biological population over successive generations. एक generation, तो अब new species बन गया, हमको कैसे पता चलेगा कि कोई species बन गई, न्यू बन गई? तो बेसिकली अगर हम ये वाला देखें, ठीक है, ये इनिशियल वाला है और ये फाइनल वाला स्पीशीज है, जो कि ये हम है अभी, ठीक है। इनके इनके बीच में reproduction is not going to be possible. Okay, when there is the reproduction between the two uh, individuals are not possible, when they are isolated reproductively, that time we call it as a new species has formed. ओके, नया स्पीशीज बन चुका है, क्योंकि अब इसके साथ इसका रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। इसके साथ इसका हो सकता है पॉसिबल हो, ठीक है, इसके साथ इसका पॉसिबल हो, 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 बट जब इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे इनिशियल के साथ फाइनल को, तब रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इतने ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, चलो अब इस चैप्टर में थोड़ा और अंदर घुसते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, एंड इसमें कुछ टर्म्स है उसको हम जानेंगे। दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। ओके, तो अंदर घुसने से पहले ये टर्म्स जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये टर्म्स नहीं पता होगा तो आगे की चीज समझ में नहीं आएगी। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज द अलील। अलील क्या होता है? ओके, सो बेसिकली सी स्टूडेंट्स, जैसे हमने अभी जीन की बात की है ना, डीएनए की बात की, लेट्स सी दिस। तो हमारा डीएनए कैसे होता है? ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, करेक्ट। अब इसमें मैंने ये कहा कि एक ये जीन है, ठीक है। अब मैं ये जीन को एक उठा लेती हूँ, ये छोटा सा जीन है, मैंने इसको ऐसे उठा लिया यहाँ से, ठीक है, इतना सा ले लिया। अब मैं इस जीन को क्या करूंगी? इसको ओपन कर दूंगी, स्ट्रैंड है ना, इसको ओपन कर देते हैं, लेट्स अनवाइंड द जीन। ठीक है, ये जीन को मैंने ये क्या किया? अनवाइंड कर दिया। सो ये एक अलील हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर वाला एक अलील हो जाएगा, नीचे वाला एक अलील हो जाएगा। Alright, so basically alleles are the different forms of the same gene only. They are the, you can say they are the alternative pair of the gene, एक जीन का ही
एक ही strand और this is the another. So these are the alleles, okay, alternate different forms of the same gene. So for example, gene which controls the height of the pea plant has two alternative form, ठीक है, तो उसके दो टाइप के अलील पॉसिबल है. कैसे पॉसिबल है? ये वाला कैपिटल टी हो सकता है, ये वाला स्मॉल टी हो सकता है, ठीक है, या फिर दोनों कैपिटल टी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, या फिर दोनों स्मॉल टी हो सकता है, ठीक है. तो ऐसे दिस इज द अलील. आई होप इट इज क्लियर. ऑल राइट, नाउ लेट्स सी द फिनोटाइप. ये फिनोटाइप क्या होता है अब? सो जब आप सामने से किसी इंडिविजुअल को देखते हो, व्हेन यू लुक एट एनी इंडिविजुअल और एनी ऑर्गेनिजम्स, ओके, व्हाट यू सी, यू कैन नॉट सी द जीन्स, राइट? व्हाट यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दैट पर्सन लुक्स, है ना? सो दैट इज द phenotype. Okay, that is the phenotypic characteristic. So observable physical characteristic of an organism is called as the phenotype of that particular organism. Okay. ऑलराइट, अब ये फिनोटाइप होता कैसे है? मतलब कोई इंसान कैसा दिखेगा, इंसान या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, वो कैसा दिखेगा, वो किस पे डिपेंड करता है? तो एक तो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है ना, एंड जेनेटिक मेकअप पे भी डिपेंड करता है ऑफ कोर्स, राइट? उसके जीन्स कैसे होंगे. तो फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट पे कैसे डिपेंड करता है, देख लो आप. यू कैन सी द जो पीपल इक्वेटर के सराउंडिंग्स पे रहते हैं उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, बिकॉज दे हैव मोर मेलानिन into their in their skin, है ना, उनका कॉम्प्लेक्शन इसलिए डार्क होता है. एंड ये मेलानिन होते क्यों है? बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द यूवी रेज फ्रॉम द सन, है ना. तो बिकॉज इक्वेटर, तो ये एकदम से नहीं आ गया, ये इसमें जीन्स भी रिस्पॉन्सिबल है ऑफ कोर्स, बट साथ के साथ एनवायरनमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है. अब जो पीपल इक्वेटर से दूर रहते हैं, जैसे आप यूरोप चले जाओ, है ना, रशिया चले जाओ, वो कितने, है ना, फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, बिकॉज दे हैव लेस मेलानिन. ओके, उनके वहां पे सनलाइट का एक्सपोजर उतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है. सो दैट्स वाई उनका जो फिनोटाइप है दैट इज डिफरेंट. ओके. Now, phenotype, of course, it depends on the genetic makeup, and that genetic makeup is called as the genotype. ठीक है, the set of genes that an organism carries, that is called as the genotype. Okay, I hope it is clear. तो आप किसी किसी को जब देखोगे तो क्या दिखेगा? उसकी हाइट कैसी है, वो कैसा दिखता है, उसके बालों का कलर कैसा है, ठीक है. तो दैट इज द फिनोटाइप. और जो जीन्स होते हैं, जीन का जो अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द जीनोटाइप. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द allele once again. ऑलराइट, allele में अगर जैसे हमने ये ड्रॉ किया था, तो अगर ये दोनों सेम सेम है, कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, अब देखो यहाँ पे टी लिखा तो नहीं रहेगा किसी के जीन में, है ना. जीन में क्या होता है, देयर इज द केमिकल्स आर देयर, राइट. नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होंगे, है ना, तो उसी से बनता है पूरा वो जो स्ट्रक्चर है. तो बेसिकली अगर सेम सेम है, तो दैट इज कॉल्ड एज द होमोजाइगस. ओके, ऐसा ऐसा किसी के जीन में टी ए बी सी डी ऐसा लिखा नहीं होता है, ठीक है. तो ये हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, हम पढ़ाई के टाइम पे टी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसको हमको इट रिप्रेजेंट्स द टॉलनेस, ठीक है. टॉलनेस के लिए अलग जीन होगी, ठीक है. सो नाउ इफ दे आर सेम सेम वी कॉल इट एज अ होमोजाइगस. और अगर डिफरेंट होते हैं, जैसे एक टी कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है, उसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस अलील, ठीक है. मींस बोथ द अलील्स आर डिफरेंट. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट अब होता है डोमिनेंट एंड द रिसेसिव अलील. अब एक जो अलील है, अब ये अलील अगर जिस इंडिविजुअल में है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है. तो नाउ डोमिनेंट, डोमिनेंट नाम से ही आपको क्या पता चल रहा है, द डोमिनेंट, द सुपीरियर वन, है ना, जो ज्यादा एक्सप्रेसिव है. सो द allele which is more dominant, it express itself when it is present in a heterozygous combination. All right, तो जैसे कि देखो, आ, इसको एक ऐसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि दो, ब्रदर्स, दो ब्रदर्स है. एक बहुत ज्यादा डोमिनेंट टाइप का है ना, हमेशा उसको बोलता रहता है कि तू ये काम कर, तू ये कर, है ना, तो ये तू मेरे तरह चल, ठीक है. अब जो दूसरा छोटा भाई है, वो बड़े भाई की बातें सुनता रहता है, ठीक है, वो जो बोलता है वही करता है,
ठीक है। जब तो दोनों भाई साथ में होते हैं तो कुछ कर नहीं सकता जो छोटा वाला। ओके। तो मीन्स एक क्या है, ज्यादा डोमिनेंट है। तो जब डोमिनेंट रेसेस एक छोटे भाई के साथ है तो ऑब्वियसली डोमिनेंट की ही ज्यादा चलेगी, है कि नहीं? है ना? डोमिनेंट जब रेसेसिव के साथ है, छोटे भाई के साथ है, बड़े भाई की ज्यादा चलेगी ना, छोटे भाई की कौन सुन रहा है तब? तो डोमिनेंट, व्हेन द डोमिनेंट इज प्रेजेंट, ठीक है, अलोंग विद द रेसेसिव वन, तो क्या होता है ना, तो तब डोमिनेंट अलील ही एक्सप्रेस करता है खुद को। ठीक है। बट रेसेसिव ऐसा थोड़ी ना कि रेसेसिव फिर बोलेगा ही नहीं कुछ। रेसेसिव कब एक्सप्रेस कर सकता है? रेसेसिव ओनली एक्सप्रेस इटसेल्फ जब वो किसी और रेसेसिव के साथ होता है, तभी उनकी जोड़ी जमती है। ठीक है। ठीक है। सो रेसेसिव अलील, हम इसलिए उसको रेसेसिव बोलते हैं बिकॉज इट इज सप्रेस्ड बाय द डोमिनेंट अलील। ठीक है। तो डोमिनेंट डोमिनेंट जब कैपिटल टी कैपिटल टी है, दोनों एक्सप्रेस करेंगे, टॉल दिखाई देगा। डोमिनेंट रेसेसिव है तो डोमिनेंट ही जो है वो सब एक्सप्रेस करेगा खुद को। एंड जो कि रेसेसिव है वो सिर्फ तब बात करेगा जब वो किसी और रेसेसिव के साथ होगा, क्योंकि जब डोमिनेंट के साथ है तब तो डोमिनेंट बोलने ही नहीं देता ना उसको, राइट? तो जो कम बात करता है वो तभी बात कर पाते हैं जब वो किसी और कम बात करने वाले के साथ होते हैं। ठीक है। तो वही बात यहाँ पे अलील के साथ भी है। सो दैट इज अबाउट द डोमिनेंट एंड रेसेसिव अलील। नाउ नेक्स्ट इज द ट्रेट्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको सबको, आई होप। ओके। नाउ दो टर्म्स यहाँ पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट। इन दोनों में कभी कभार कंफ्यूजन होती है, सो आई वुड लाइक टू क्लियर इट। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स आर द characterize like the for example height, okay, it is a characteristics, or the complexion, it is a characteristics. Okay. um eye color, that is also characteristics. Okay. अब trait क्या है फिर? ट्रेट देखो, हाइट में शॉर्ट हाइट या फिर लॉन्ग हाइट, दीज आर द ट्रेट्स। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद ये आता है, क्या आता है? ट्रेट आता है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हो कि बड़ा है, उसके उसके अंडर आ जाते हैं ट्रेट्स। ऑलराइट। जैसे कि हाइट हो गया, हाइट दो तरह के हो जाएंगे ना, शॉर्ट या फिर टॉल, लॉन्ग हाइट। ठीक है। तो ये क्या हो गए? ये हो गए ट्रेट। ओके। और ये वाला हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। वैसे ही अगर कॉम्प्लेक्शन की बात करें, तो कॉम्प्लेक्शन में अब ऐसा नहीं कि फेयर एंड डार्क है, देयर आर सो मेनी वेराइटीज ऑफ कॉम्प्लेक्शन आल्सो, तो ऑल ऑफ दोज आर द ट्रेट्स। ओके। eye color is a characteristics. Now black eye, brown eyes or blue eyes, these are the traits. I hope it is clear. ठीक है। तो don't confuse in between the terms characteristics and the traits. ठीक है। All right. चलो अब बात करेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड द एक्वायर्ड ट्रेट्स की। तो देखो, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं? द ट्रेट्स व्हिच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो लाइक हेरिडिटी में जो पास हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द इनहेरिटेड ट्रेट, जो कि बेसिकली जीन्स है। ठीक है। अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ऑल राइट। दोज आर परमानेंट। ओके। लाइक द कॉम्प्लेक्शन, आजकल मार्केट में बहुत सारे मेडिसिन वगैरह आते हैं गोरे बनाने के लिए, तो वो भी टेम्पररी काम करेंगे, बट जो इनहेरिटेड ट्रेट है वो ट्रेट रहता है। ऑल राइट। एंड वो पास ऑन होता है नेक्स्ट जनरेशन में भी, इट विल बी कैरिड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ओके। नाउ एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं? एक्वायर्ड ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो कि वी एक्वायर ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम। ओके। पैदा होने के बाद, जैसे कभी हमको चोट लग गई या फिर हम धूप में जा रहे थे तो काले हो गए, टैनिंग हो गई, दैट इज एक्वायर्ड ट्रेट। ठीक है। इनहेरिटेड कॉम्प्लेक्शन कौन सा होता है? जो कि हमारा ओरिजिनल वाला है। ऑलराइट। एक्वायर्ड, अगर धूप में जा रहे काले हो गए, फिर कभी हम पहाड़ों में चले गए फिर गोरे हो गए, वो क्या है? वो एक्वायर्ड है, दैट इज टेम्पररी। और वो नेक्स्ट जनरेशन में कैरी आउट नहीं होगा। ठीक है। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है और कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो गया, दैट इज ऑल्सो एक्वायर्ड ट्रेट। ओके। हम लोग कुछ सीख रहे हैं, है ना, किसी को बहुत अच्छा म्यूजिक आता है, तो दैट इज ऑल्सो एक्वायर्ड ट्रेट। ऐसा नहीं कि उसके बच्चों को भी वही आएगा, जरूरी नहीं है।
हाँ, अब ऐसा होता है कि एक्ट्रेस के बच्चे भी एक्ट्रेस ही हो जाते हैं। सो दैट इज नॉट इनहेरिटेड, वो प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट है वो। ठीक है। So the acquired traits are the traits which cannot pass on to the future generation. All right. I hope it is clear. So these are few important terms, and that is it for today's session, students. Thank you for all of your patience, and if you like this video, please hit the like button and share it with your friends. Okay, उनकी भी help करो पढ़ाई में, साथ में पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा. Okay, and subscribe to my channel, all of you, please. Okay, so take care, have a nice day, all of you. See you again in our next video. Bye bye.